देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं कलहुई में रात बिताने के लिए छत की तलाश कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि एक छोटा सा कस्बा था जहां शहरों की तरह होटल की सुविधा नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा था कि कलहुई स्टेशन पर ही रात बिता लूंगा, पर दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द ने मेरे हौसले कुछ ही घंटों में पस्त कर दिए थे। मेरा मोटा लाल जैकेट भी कुछ खास काम नहीं आ रहा था। मेरे कान में दर्द होने लगा था और जब मुझे लगा कि खुले आसमान के नीचे रात नहीं गुजारी जा सकती तो मैं कलहुई स्टेशन से निकल के कस्बे की तरफ निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई रात बिताने के लिए आसरा दे ही देगा। पर जब मैं स्टेशन से निकलकर कस्बे में पहुंचा तो तब तक पूरा कस्बा सो चुका था। कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि कोई पशु भी नजर नहीं आ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा देख मुझे लगा कि वापस से स्टेशन जाना ही ठीक रहेगा। अभी मैंने वापस स्टेशन लौटने का फैसला ही किया था कि तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया सुनो। वो आवाज़ सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने पाया कि मेरे सामने 10 से 12 साल की बच्ची हाथ जोड़े कपकपाते हुए खड़ी है। उसकी आंखें लाल हो रखी थी और उसका फ्रॉक उसके आंसुओं से गीली हो चुकी थी। अभी मैं उस बच्ची को ध्यान से देख रहा था कि तभी वो बच्ची आगे बोली कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझे मेरे घर पहुँचा दो। उस बच्ची को ठंड से ठिठुरता हुआ देख सबसे पहले तो मैंने अपनी लाल जैकेट उतार कर उस बच्ची को पहनाया। फिर उससे पूछा, गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात गए घर से बाहर क्यों निकली? मेरे ये पूछते ही वो बच्ची बोली, भैया वो मेरा नाम पुतली है और मैं अपनी माँ के पीछे पीछे चल रही थी, पर माँ अचानक से कहीं गायब हो गई है। मैं उन्हें ही खोज रही हूँ, पर माँ तो नहीं मिली, पर मैं रास्ता भटक गई। उस बच्ची यानी कि पुतली के ये कहते ही मैं ये सोचने लगा कि भला ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया। वो बच्ची अभी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और मैं उसे ऐसे अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, ताकि मैं उसे घर छोड़ दूँ। पर मेरे ये पूछने पर वो बच्ची सोचने लगी। कुछ सोचने के बाद वो दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए बोली कि मेरा घर उस ओर है जिधर सूरज डूबता है। उसके इस अजीब से जवाब से मैं पहले तो थोड़ा मुस्कुराया, फिर उससे दोबारा सवाल करते हुए पूछा, उस ओर तो ठीक है, पर कोई एड्रेस तो होगा बेटा, या फिर घर की कोई आसपास की जगह जो तुम्हें याद हो? मेरी बात सुनने के बाद वो बच्ची बोली, हाँ है ना, मेरे घर के आगे लोगों को जलाया जाता है। उस बच्ची की बात सुनकर मैं एक पल के लिए तो चौंक ही गया, क्योंकि अगर सच में ऐसा था तो फिर उस बच्ची का घर किसी शमशान के सामने था। ऐसे में अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि रात के वक्त मैं उस ओर जाऊं जहां लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। अभी मैं इसी सोच विचार में था कि उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो भैया मुझे घर पहुंचा दो। खैर उसके ये कहते ही मैं उसके साथ चल तो पड़ा, पर सच्ची बताऊं तो मैं जाना नहीं चाहता था। पर मैं उस बच्ची को ये भी जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मैं शमशान की बात सुनकर डर गया हूँ। खैर उस बच्ची के साथ चलते चलते मैं कस्बे से बाहर निकलकर अब खेतों के बीच पहुंच गया, जहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। साथ ही अब मुझे बेचैनी भी महसूस होने लगी थी। इससे पहले मैं उस बच्ची से पूछता कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं, कि तभी वो बच्ची सामने इशारा करते हुए बोली, वो देखो माँ सामने खड़ी है भैया। उस बच्ची के ये बोलते जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आया, जिसके चलते मैंने उस बच्ची से पूछा भी, कहाँ है तुम्हारी माँ? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मेरी ये पूछते ही वो बोली, वो देखो ना, वो पेड़ पर बैठी है, पाँव लटकाए। अब उसके ये कहते ही जब मैंने उन पेड़ों की तरफ ध्यान दिया जो कुछ ही दूरी पर थे, तो मुझे सच में कोई दिखा जो उस वक्त पेड़ की डाली पर पाँव लटकाए हुए बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों उन झूलते हुए पैरों पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से वहीं रुक गया और मेरे रुकते ही वो बच्ची मेरा हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचने लगी। और जब उसने कहा कि भैया यहाँ क्यों रुक गए, चलो माँ आवाज़ दे रही है, तो उसकी एक कहते ही मैंने पहले तो एक गहरी सांस ली और फिर बड़े ही प्यार से अपना हाथ
उस बच्ची से छुड़ाते बोला, अब तो आपकी माँ मिल ही गई है, यहाँ से अब आप चले जाओ, मुझे भी देर हो रही है और मैं भी यहाँ से चलता हूँ। मैंने अभी इतना ही कहा था कि उस बच्ची ने दोबारा मेरा हाथ पकड़ लिया, पर पता नहीं कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो मुझे बड़ी आसानी से खींचते हुए उस पेड़ की तरफ लेकर जाने लगी। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस बच्ची से अपने आप को छुड़ाने की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। वो बच्ची मुझे खींचते हुए उस पेड़ के पास लेकर जाने वाली थी कि तभी बीच में कुछ लोग शोर मचाते हुए वहां पर आ पहुंचे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो उस लड़की पर टूट पड़े और उन लोगों ने उस बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वहीं मैं पीछे खड़ा ये सब देखता रहा और जब अचानक से उस पेड़ की तरफ से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई तो वो सभी लोग वहाँ से भागने लगे और उनके साथ ही मैं भी वहाँ से भाग आया। वापस से कस्बे में पहुंचकर जब मैं एक जगह पर रुका तो कुछ और लोग भी मेरे साथ वहाँ पर रुके और जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वो बच्ची पुतली की भक्त है और वो पुतली बनना चाहती है, जिसके लिए वो लोगों को पुतली को चढ़ावे के तौर पर चढ़ाती है। अब तक कई राहगीरों की लाशें उस पेड़ से लटकी मिली है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि किसी गांव वाले की नज़र मेरे पर वक्त रहते पड़ गई, जिसके चलते गांव वालों ने मुझे बचा लिया। खैर अगली सुबह मैंने गांव वालों को धन्यवाद करके वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। वैसे तो आज भी मुझे उस रात की यादें डरा देती हैं, पर दोस्तों इस घटना ने मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल दिया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर, जो कि मुंबई के एक कब्रिस्तान की है। दोस्तों मेरा नाम सुरेश है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और मैं एक छोटे से कस्बा जहाँ की गलियाँ मिट्टी और पुरानी यादों से बनी है। सन 1996 की बात है ये, जब मैं मुंबई शहर में एक किराए के कमरे में रहता था। वो कमरा एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था और उस बिल्डिंग की दीवारें एक कब्रिस्तान से सटी हुई थी। कब्रिस्तान जहां मुर्दों को दफनाया जाता था और जहां की सन्नाटे भरी रातें मेरे लिए एक अनजाने डर का सबक बन चुकी थी। उस रात जब मैंने उस कब्र से रोने की आवाज़ सुनी तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जो मैंने देखा वो किसी मौत से कम नहीं था। मुंबई में मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी। दिन भर एक छोटी सी दुकान पर मैं काम करता जहां मैं कपड़ों की सिलाई करता था और शाम ढलते ही थकान से चूर उस कमरे में लौटता जहां ना तो कोई अपना था और ना ही कोई सुख। कमरा बेहद छोटा सा था, एक पलंग, एक टूटी सी मेज और एक खिड़की जो सीधे कब्रिस्तान की ओर खुलती थी। रात को जब हवाएं चलती तो खिड़की के शीशे हल्के हल्के खटखटाने लगते, मानो कोई बाहर से पुकार रहा हो। मैं अक्सर उस खिड़की को बंद रखता, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान की साएं मेरे कमरे में घुस आती थी। दोस्तों ये उस रात की बात है, शायद अक्टूबर का महीना रहा होगा वो। मुंबई की गर्मी थोड़ी कम हो चुकी थी और रातें भी ठंडी होने लगी थी। मैं देर रात तक काम करके लौटता था। दुकान का मालिक, जिनका नाम गुप्ता जी था, उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही सख्त था। उसने मुझे एक बड़े ऑर्डर को रात तक पूरा करने का हुक्म दिया था और मैं थकान से चूर अपने कमरे में आया। घड़ी में अब रात के 1 बज रहे थे। मैंने खाना पीना किया, जो कि 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी, और फिर पलंग पर लेट गया। नींद आने में भी वक्त लगता था क्योंकि कब्रिस्तान की सन्नाटे भरी आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद हवा का ये शोर है या कोई कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन नहीं, ये आवाज़ तो कुछ और थी। ये एक रोने की आवाज़ थी, हल्की सी लेकिन साफ। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत धीमे धीमे सिसक रही हो, जिस वजह से मैंने कान लगाए तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आवाज़ कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। मैंने खिड़की की ओर देखा जो बंद थी, लेकिन उसकी दरारों से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। पूर्णिमा की रात थी वो, और चांद का उजाला कब्रिस्तान को एक भयानक चमक दे रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा या फिर शायद कोई जानवर या कोई और आवाज़, लेकिन दोस्तों वो रोना रुका नहीं, बल्कि वो और भी साफ होता गया। अब ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पास ही रो रहा हो। मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैं जल्दी से पलंग से उठा और खिड़की के पास गया। फिर मैंने धीरे से वो खिड़की खोली और बाहर झांका तो कब्रिस्तान में उस वक्त सन्नाटा था।
पुरानी कब्रें जिन पर समय की धूल जमी थी। चांद की रोशनी में वो चमक रही थी। कुछ कब्रों पर फूल भी चढ़े थे जो शायद दिन में किसी ने चढ़ाए होंगे, लेकिन कोई इंसान वहां पर नजर नहीं आया। पर फिर भी वो रोने की आवाज़ अब और भी तेज हो गई थी। पर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है। हो सकता है कोई औरत या कोई बच्चा वहां पर फंस गया हो। तो मैंने अपनी टॉर्च उठाई जो मेरे पास एक पुरानी सी थी और अपने जूते पहने। मेरे मन में डर था लेकिन उत्सुकता भी थी। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बिल्डिंग में उस वक्त सन्नाटा गहरा था क्योंकि सभी किराएदार सो चुके थे और सीढ़ियों की लकड़ी चरमराती थी और हर कदम के साथ मेरा दिल और भी जोरों से धड़कता था। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मुझे छू लिया क्योंकि कब्रिस्तान का दरवाज़ा लोहे का जो था हल्का सा वो खुला हुआ था। फिर मैंने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा तो रोने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा साफ हो गई थी। वो एक खास कब्र की तरफ से आ रही थी जो कब्रिस्तान के बीचों बीच थी। वो कब्र बाकियों से बिल्कुल अलग थी और उसका पत्थर भी बड़ा था और उस पर कुछ नक्काशी थी जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। फिर मैं धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ा तो मेरे कदम अब भारी हो गए थे और मेरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च कांप रही थी। फिर जब मैं कब्र के पास पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अचानक से रुक गई। सन्नाटा ऐसा था कि मेरी सांसों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी कब्र पर डाली तो उस कब्र का पत्थर पुराना दिखाई दिया, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की तो उस पर लिखा हुआ था डिसूजा, सन 1965, सन 1985। नाम के नीचे कुछ और भी लिखा था लेकिन वो धुंधला था। मैंने सोचा कि शायद ये उसी औरत का नाम है जिसकी ये कब्र है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में सवाल उठा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आई थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, जिस वजह से मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी क्योंकि मैंने फिर से कब्र की ओर देखा और साथ ही मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा। फिर मैंने कब्र की ओर देखा और तब मुझे कुछ अजीब सा दिखा। कब्र के पत्थर पर एक हल्का सा धब्बा था जो पहले नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो एक खून का धब्बा था, ताज़ा खून जो अभी अभी बहा हो, जिसे देखते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरा पैर किसी चीज़ से जा टकराया। मैंने नीचे देखा तो वहाँ पर एक पुराना सा फूल पड़ा था जो सूख चुका था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी मुझे फिर से वो रोने की आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार वो कब्र के अंदर से आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई और मैंने टॉर्च को कब्र पर रखा तो अपने हाथों से पत्थर को छुआ। वो पत्थर इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, मानो उसमें कोई ज़िंदगी हो। फिर मैंने अपने कानों को उस पत्थर से सटाया और फिर जो मैंने सुना तो उसने तो मेरी रूह को हिला दिया, क्योंकि वो रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसमें एक दर्द था, एक गहरा दर्द जो शायद कोई समझ नहीं सकता, जिसे सुनते ही मैं पीछे हट गया और मैंने वहाँ से भागने की सोची, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे कि तभी कब्र का पत्थर हल्का सा हिला और मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो पत्थर धीरे धीरे सरक रहा था, मानो कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। पत्थर के सरकने से एक छोटा सा गैप बन गया और उस गैप से एक ठंडी हवा बाहर निकली। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी जो मौत की गंध थी। तभी मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उस गैप में रोशनी डाली। फिर जो मैंने देखा वो किसी मौत से कम नहीं था। वहाँ कब्र के अंदर एक औरत की लाश थी और उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खुली हुई थी। वो आंखें मुझ पर टिकी हुई थी, मानो वो मुझे देख रही हो। उसके होंठ हल्के से हिले और मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, जिस वजह से मैं पीछे हटा, लेकिन मेरी नज़रें उस लाश से हट ही नहीं रही थी कि तभी उसकी एक उंगली हिली, जिस वजह से मेरी दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि वो लाश जिंदा थी। फिर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जान ही नहीं थी और मैं वहीं पर गिर पड़ा और मेरी टॉर्च दूर जा गिरी। फिर मैंने उस कब्र से एक आवाज़ सुनी। वो एक फुसफुसाहट थी जो मेरा नाम पुकार रही थी, सुरेश। वो आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिरहन सी दौड़ गई।
मैंने अपने आप को घसीटा और उस टॉर्च की ओर बढ़ा। और फिर जब मैंने वो टॉर्च उठाई और कब्र की ओर देखा तो अब वो लाश गायब थी। वो कब्र पूरी तरह से खाली थी, लेकिन वो पत्थर अब भी सरका हुआ था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं वहां से भागा। दोस्तों, मैं कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वो लोहे का दरवाजा बंद था। मैंने किसी तरह उसे धक्का मारा, लेकिन वो खुला नहीं। पर मेरे पीछे से फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने कब्र में देखा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके कदम जमीन को नहीं छुपा रहे थे। मैंने दरवाजे को फिर से धक्का मारा और इस बार वो खुल गया। मैं बिल्डिंग की तरफ भागा और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में घुस गया। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके पीछे एक कुर्सी अड़ा दी ताकि वो दरवाज़ा खुल ना सके। पर अब मेरी सांसें बहुत तेज थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने खिड़की की ओर देखा तो मेरा खून जम गया, क्योंकि वो औरत वहीं थी, खिड़की के बाहर। वो हवा में तैरती हुई मुझे नजर आई। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लिया। और जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो अब वो गायब थी, लेकिन मेरे कमरे में अभी एक ठंडी हवा थी और उसमें वही मौत की गंध थी। मैंने वो टॉर्च चलाई और कमरे में देखा तो मेरे पलंग के पास वो सूखा फूल पड़ा था जो मैंने कब्रिस्तान में देखा था। मैंने उसे उठाया तो उसमें से खून टपकने लगा। दोस्तों, उस रात में सो नहीं सका। मैंने सारी रात भगवान का नाम लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब सुबह हुई तो मैंने सामान बांधा और उस कमरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो रात, वो कब्र और वो औरत मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। मैं आज भी रात को अकेले में वो आवाज़ सुनता हूँ, वही फुसफुसाहट। यही आवाज़ आज भी मुझे सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।